अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। फाइनली हम बीमार हुए थे लेकिन अब हम ठीक हो चुके हैं क्योंकि 4 साल बाद वतन वापस आए हैं और 4 साल बाद वतन वापस आने के ये डिसाइड कर लिया गया है कि कल पहली मर्तबा हम अपनी पार्टी के इजलास को हेड करने जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ का बयानिया है। नवाज शरीफ कल अपनी पार्टी का इजलास बुला चुके हैं, इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया गया है और सबसे सरप्राइजिंग बात ये रही है कि कहने वाले तो ये कह रहे थे कि शायद नवाज शरीफ को किसी नाकामी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस मामले में निगरान हुकूमत ने उनकी काफ़ी हेल्प की है। जिस तरह से निगरान सेटअप ने उन्हें तमाम तर चीज़ों में फैसिलिटेट किया है तो अब तक वो अपनी तमाम तर चीज़ों को अचीव करने में कामयाब नजर आए हैं। पहले तो मरी में क़याम किया लेकिन अब लाहौर आ चुके हुए हैं और कल बाकायदा तौर पर पार्टी का इजलास भी बुलाया है जिसमें वो तमाम तर तंजीमों से मुलाकात भी करेंगे। और ज़राए ने यह खबर दी है कि इस वक्त ये तय किया जा रहा है कि अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कहाँ से किया जाए। तो ज़राए ने यह भी बताया है कि अभी तक के जितने भी मशवरे किए गए हैं तंजीमों के सरबराहान का ये कहना है अपनी पार्टी के कायदीन से कि सबसे पहले आगाज़ तो पंजाब से किया जाए और उन इलाकों से किया जाए जहाँ आपकी मकबूलियत ज़्यादा है। अब सोचने की बात यह है कि मकबूलियत है कहाँ पर, आखिर है तो फिर किस जगह पर है और अगर है तो कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। मकबूलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वर्कर्स ने यह भी मशवरा दिया है कि पहला जलसे का आगाज़ कसूर से किया जाए। तो ये तमाम तर सूरत हाल देखते हुए कैप्टन सफदर भी पीछे नजर नहीं आए। उन्होंने फौरी तौर पर यह कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप पंजाब की बात कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में यानी कि अपनी बेटी के ससुराल आपको ज़िला मानसहरा भी आना पड़ेगा। अब नवाज शरीफ यहाँ से ये तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन ज़राए ने यह खबर दी है कि मरियम नवाज ने शदीद गुस्से का इजहार किया है। और गुस्सा उन्होंने किस पे किया है, उन्होंने तमाम तर लोगों को बुलाया है जिसमें एक अहम मीटिंग की गई है और यह बताया गया है कि इससे पहले जितने भी जलसे नाकाम हुए हैं बशमूल जो मीनार पाकिस्तान पर जहाँ जहाँ जो गलतियाँ की गई हैं अब हम इसके मुतहम्मिल नहीं हैं और किसी तरह से भी कोई जलसा भी अब फ्लॉप नहीं होना चाहिए। जो भी होगा वो बाकायदा एक प्लान के तहत किया जाएगा और उसी तरह से टेंडर्स लगवाई जाएगी जैसे कि मीनार पाकिस्तान में सबने देखा था। और नवाज शरीफ के तमाम तर जलसों को किस तरह से कामयाब करवाना है, मुस्लिम लीग नून एक्टिव हो चुकी है, सियासी गठजोड़ जो है वो स्टार्ट कर लिए गए हैं। आखिर ये सियासी गठजोड़ किस तरफ जाएगा, इलेक्शन वक्त पर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। और अगर निगरान सेटअप की बात की जा रही है तो फिर मोहसिन नकवी साहब का भी जिक्र मैं लाजिमन करना चाहूँगी। निगरान वजीर आला हैं, गो के आजकल अपने नाम के साथ वो ऑफिशियल लेवल पर निगरान वजीर आला लिखवाना पसंद नहीं कर रहे हैं लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ उन्होंने भी स्टार्ट की हुई हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात भी की है जिसमें इन तमाम तर बातों को देखा गया है कि इलेक्शन क्या ऑन टाइम हो सकता है और हमें कहाँ कहाँ क्या क्या तैयारी करनी है। फोटो सेशन का मौका तो हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, उसे बरकरार रखेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद है मज़हर बरलास साहब, आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल को खुश आमदीद कहती हूँ। मज़हर बरलास साहब, इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मतलब काफ़ी अरसे बाद उनके कायद बीमार थे जिनमें अच्छी खासी अमराज जो थी वो लाहक थी, जिसमें दिल का मसला भी था, दिमागी शरियानों का भी मसला था, गुर्दों की भी तकलीफ़ थी। इतनी बीमारियों के बाद फाइनली एक लंबे टाइम बाद अपनी पार्टी से कल इंटरेक्शन करने जा रहे हैं और अपने जलसों को भी तरतीब देने जा रहे हैं क्योंकि लोगों से तो मिलना है। कैसे देखते हैं आप इसको? पहले तो जो आपने इतनी बड़ी तमहीद बांधी है बीमारी की, तो मुझे नहीं पता ये किस डॉक्टर से इन्होंने इलाज करवाया है, किस हॉस्पिटल में इलाज ज़ेर इलाज रहे या कहाँ कहाँ इन्होंने। वैसे इतला ये है कि बड़ी उन्होंने एलोपैथी भी आजमाई, होम्योपैथी भी आजमाई, मगर आखिर में देसी दवाई काम आई। हाफिज़ दवाखाने से उनको सेहत जो है ना वो सेहतयाब हुए ठीक। और हाफिज़ दवाखाने की एक पुड़ी खाने के बाद वो माशाल्लाह इतने ताकतवर हो गए कि पाकिस्तान आने की उन्होंने हामी भर ली और पाकिस्तान आ गए, जलसा किया, बायोमेट्रिक हुआ। ये देखें ना दवाइयों के असरात कितने हैं कि अदालतों पे भी असर कर गए, उधर से भी ज़मानते। किस्मत पुड़ी है, वो दवाई कौन सी थी, वो तो किस्मत पुड़ी खोल गई। देने वाले के हाथ में भी शिफा होती है ना। हाँ जी, किस्मत खोल गई। वो अब ज़ाहिर है अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं जी। अब पिछला जो दौर गुजरा है साल डेढ़ दो का, उसमें मुस्लिम लीग नून के जलसे बड़े फ्लॉप गए। ये जलसे देखिए, मरियम नवाज़ को हमेशा उन्होंने मशहूर किया हुआ था क्राउड पुलर है। तो ये जो मार्कियाँ हैं, शादी हाल हैं, इनमें जलसे करने पर मजबूर हुई मुस्लिम लीग नून। तो अब उन्हें ये ख़दशा तो है कि चूँकि लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, लोग आएंगे नहीं। हाज़रियों की जहाँ तक बात है तो इसका मतलब है वो सरकारी मुलाजमीन को एंगेज रखना चाहते हैं। अच्छा। कि उसी तरह हाज़रियाँ लगेंगी।
रजिस्टर पकड़ा होगा कि फलाने स्कूल तो आ गए हैं, फलाने जगह से आ गए हैं जी, फलाने थाने से वासा से बंदे आ गए हैं जी, लाहौर कॉरपोरेशन के बंदे पहुंच गए हैं, ठीक है। उधर ये जो आजम चौधरी साहब जैसे को सख्त 2-4 अफसर रखेंगे ना ये कि ये भाई हिसाब लो भाई सारियां बसां दे बंदे पूरे आए ने और इस तरह ये मुहिम का आगाज करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि वो जो इनके साथ इत्तेहादी थे, पीपल्स पार्टी बड़ी इत्तेहादी पार्टी थी, वो खुर्शीद शाह साहब माफिया मांग रहे हैं कौम से कि हमसे गलती हो गई कि 16 माह हम इक़्तिदार में इनके साथ चले गए, हमसे ये गलती हो गई, हमसे वो गलती हो गई, कौम हमें माफ कर वोट नहीं लेना लोगों से, और अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी बात ये कर रही है, वो जो हमारी दोस्त हैं शेरी रहमान, वो ये बातें कर रही हैं कि देखिए इलेक्शन जो होगा तो पीटीआई के बगैर इलेक्शन तो नहीं हो सकेगा। इस पे तो हम बाद में खुल के डिबेट करेंगे ना, पहले तो नवाज शरीफ साहब को बता दीजिए ना। आप देखिए नून लीग फिर दोबारा से अपने वर्कर्स को भी एंगेज करने जा रही है, तो वर्कर्स हो जाएंगे एंगेज? ओ भाई कैसे एंगेज होंगे, सुन लें। पहले मुस्लिम लीग नून की हैयत ये होती थी मरकज में और सूबों में जी, कि इनके पार्टी के ओहदेदार मरकजी सतह के मुख्तलिफ सूबों से होते थे। यानी आम तौर पर मैंने देखा कि इनका सेक्रेटरी जनरल खैबर पख्तूनख्वा से या और सूबे से होता था। सरअंजाम साहब सेक्रेटरी जनरल रहे, फिर इकबाल जफर जगड़ा रहे। लेकिन ये पहला मौका है कि सेंट्रल पंजाब से ही सेक्रेटरी जनरल है, सेंट्रल पंजाब से ही सदर है, सेंट्रल पंजाब से ही कायद है मुस्लिम लीग नून का। यानी हसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल हैं और मियाँ शहबाज जो है वो सदर हैं और नवाज जो है वो कायद है। ठीक है। अब अगर इनकी सूबाई हैयत देखें, पहले ये होता था मुस्लिम लीग नून की सूबाई पार्टी में कि एक ओहदेदार साउथ पंजाब का होता था, कोई एक सेंटर का होता था, एक नॉर्थ का होता था। डिवीजन ठीक नहीं है। अब आप देखें वो बंदे मैं गिनवा देता हूँ। राजा अशफाक सरवर मरहूम होते थे नॉर्थ से, इधर से सरदार जुल्फ़कार खोसा होते थे साउथ से, ठीक है जी, ये सेंटर में भी होते। अब ये पहली मरतबा ये हो रहा है कि साउथ से कोई ओहदेदार नहीं है, ठीक, और नॉर्थ से कोई ओहदेदार नहीं है और सेंटर से ही है, और सेंटर वालों को गालियां पड़ी हैं जलसे में, लाहौर जो जलसा नाकाम हुआ, परफॉर्मेंस नहीं पेश कर सके। अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं आजम चौधरी साहब, ये कहा जाता है जब अच्छा वक्त इंसान पे आता है तो वो बुरे वक्त में साथ खड़े होने वालों को बहुत जल्दी भूल जाता है, फरामोश कर देता है। और ऐसी ही कुछ रैकेट जो है वो हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का भी है कि जब इन पे बुरा वक्त आता है तो अपने लोगों को याद रखते हैं, लेकिन जब जैसे ही अच्छे वक्त की तरफ जाते हैं तो अपने पुराने साथियों को भूल जाते हैं। मिफ्ता इस्माइल की बात कर रही हूँ, शाहिद हकान अब्बासी की बात कर रही हूँ, नज़र कहीं नहीं आ रहे और मैनेजमेंट जो है वो एक्टिव हो चुकी हुई है और कल का भी कि जो है उन्होंने इजलास बुलाया हुआ है। तो ये क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सियासी पार्टियों के अंदर एक इर्तिका का अमल वो चलता रहता है, लोग आते भी हैं जाते भी हैं। आप देखें ना कि बहुत सारी पार्टियों से टूट के लोग एक वक्त में पीटीआई में आए थे, पीटीआई एक नई जमात बनी। मुस्लिम लीग, जब मुस्लिम लीग नून बनी थी उस वक्त बहुत सारे लोग टूट फूट का शिकार हुई थी पार्टियां, वो आए थे। फिर आपको याद होगा काफ लीग एक बनी, उसमें भी इन्हीं पार्टियों से लोग गए थे। ये इर्तिका का एक अमल है जो चलता रहता है, लोग अपनी पार्टियों से गिले शिकवे भी होते हैं। उसकी एक वजह है, जब पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, डिक्टेटरशिप पार्टियों के अंदर होगी तो पार्टियों में टूट फूट होगी। बुनियादी तौर पर हर पार्टी का जो उसका एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें उसके अंदर एक जमहूरी निज़ाम होता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं और उसके ज़रिए लोग जो है ना, फिर इसके साथ साथ लोग कथारसिस करते हैं, अपना लीडर्स के साथ बैठ के लोग सख्त गुफ्तगू भी करते हैं, मसाइल का भी जिक्र करते हैं। अब पार्टियों के अंदर वो बर्दाश्त ख़त्म हो गया है। आप चंद 2-4 साल पीछे जाएं, उससे पहले फिर भी कोई किसी की बात सुन लेता था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो पार्टियों के अंदर एक सरमाए का कल्चर आ गया, जिसके पास सरमाया ज़्यादा है, जो अपने लीडर के लिए ज़्यादा खिदमत अंजाम दे सकता है, वो उतना ही उस पार्टी के अंदर कद्दावर है। जो वर्कर थे जिनके पास पैसा नहीं होता था, अब वो पीछे धकेल दिए गए हैं। ये तमाम पार्टियों का हाल है, ये कुछ किसी मुस्लिम लीग नून अकेली का नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का यही हालात है। अब आ जाते हैं हम सिर्फ मुस्लिम लीग नून और आने वाले इलेक्शन की तरफ, जो आपका पहला बुनियादी नुक्ता था। जी बिल्कुल। देखिए मुस्लिम लीग नून, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस खित्ते की
कई दहाइयों तक सबसे बड़ी जमात रही। मुस्लिम लीग नून ने बहुत मार्जिन के साथ इलेक्शन यहाँ सीटें निकालती रही, लेकिन अब ये 16 माह की जो हुकूमत है, जिस तरह एक पीटीआई की हुकूमत के अदम एतमाद किया गया, नई हुकूमत आई, उस परफॉर्मेंस की वजह से मुस्लिम लीग नून का वर्कर क्या हर पाकिस्तानी डिस्टर्ब हुआ है। महंगाई ने उसको परेशान किया है और लोगों की नज़र में मुस्लिम लीग नून की जो एक मकबूलियत है वो बहुत हद तक कम हो गई है। अब वोटर इतना मायूस है कि वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। दूसरा जो एक इस वक्त परसेप्शन पाई जा रही है कि ये एक तरफा इलेक्शन होगा, इसके अंदर शायद पीटीआई को उस तरह इजाज़त ना मिले या पीटीआई को इंतखाबी जो प्रोसेस है, जो अमल है एक, उसके अंदर वो परफॉर्म करने की उसको इजाज़त ना हो। लेकिन इस पे वफाकी हुकूमत की तरफ वज़ीर आज़म भी एक दिन कह चुके हैं जी हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। आज वो हमारे वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि तमाम पार्टियों को बराबरी की सतह पे इंतखाबी अमल में जाने की इजाज़त होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा। अब पिछले दिनों लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून का जलसा था मीनार पाकिस्तान पे, उन्हीं दिनों में एक मुस्लिम लीग पीटीआई का एक उनके कोई ओहदेदार हैं, वकील पाहट समथिंग उनका नाम है, उन्होंने काना के अंदर एक कॉर्नर मीटिंग की डीसी से इजाजत ली, उनको वहाँ पे पकड़ लिया गया, वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ ट्रक पहुँच गए, वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो सूरत हाल है, अगर पीटीआई को इजाज़त नहीं मिलती इलेक्शन इंतखाबी अमल में आने की, तो वोट जो आपका टर्न आउट है उस पर शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं कि शायद दूसरा टर्न आउट ना। दूसरा, आप एक सियासी पार्टी को इस इंतखाबी अमल से बाहर निकालेंगे तो बैनुल-अक़वामी तौर पर भी आपके इंतखाबात को उस तरह तस्लीम नहीं किया जाएगा, पजीराई नहीं मिलेगी। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अगर हमने इंतखाबात में जाना है तो तमाम पार्टियों को उसमें बराबरी की सतह पर इजाज़त देनी पड़ेगी। ये तो इंशाल्लाह भी हम डिस्कस भी करते हैं इसको डिटेल में कि जिस तरह से अभी डिस्कशन की जा रही है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है वो किस तरह से सबको लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही है कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद वापस आ जाते हैं और फिर उनके आने से लेकर अब तक जिस तरह से उनके साथ एक रवैया इख्तियार किया जा रहा है, तो मज़हर साहब फिर क्या इसी तरह की नरमी जो है वो दूसरे साबिक वज़ीर आज़म के साथ इख्तियार की जाएगी? अगर क्या आइन और कानून उनके लिए भी कोई गुंजाइश निकालता है इस तरह से? देखें, ये सवाल उठ रहे हैं मुआशरे में। ये बहुत सी बार एसोसिएशंस, उनमें ये सवाल उठ रहे हैं, सहाफ़ियों के फोरम में ये सवाल उठ रहे हैं, दानश्वरों के फोरम में ये सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, जो इलेक्शन मॉनिटर करती हैं NGOs, वो ये सवाल उठा रही हैं। अच्छा, फिर जो लोग पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि देखिए ये नहीं हो सकता कि एक आदमी के तो आप हाथ पाँव बांध दें और दूसरे के खोल दें और कहें जी भागो। एग्जैक्टली, आपको तो सारा जिसके हाथ पाँव बंधे हैं वो तो बेचारा नहीं आगे बढ़ सकेगा। तो सबके खोलना पड़ेंगे, सबको बराबरी की निगाह से देखना पड़ेगा, वरना इस इलेक्शन को कोई तस्लीम भी नहीं करेगा और ना ये इलेक्शन होगा, ये मज़ीद काम ख़राब हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमतों को, वैसे तो हुकूमतों को अकल की बात बताएं तो वो सुनने को तैयार नहीं होते हुक्मरान, लेकिन हमारी गुजारिश है कि भाई सब पार्टियों को, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं करते, सब पार्टियों को आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको बराबरी की सतह पे ट्रीट करें। और ये जो खसूसी बर्ताव है ना मुस्लिम लीग नून के साथ या मियां नवाज शरीफ के साथ, ये ख़त्म करें। ये खसूसी बर्ताव बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा, फजलुर रहमान साहब भी सियासी गठजोड़ और कर रहे हैं, ये और भी सुन लेना जी। अब वो मॉडल टाउन वाले भी हमें कहते हैं कि जी वो हमारा फैसला तो 9 साल हो गए नहीं हुआ, उसने मॉडल टाउन बाहर से बैठ के फैसले की तवक्को कर रहे हैं। वैसे आपस की बात नहीं, इधर जो उनके बंदे हैं, जो वो देखो ना, वो जो वर्षा हैं उन शोहदा के, वो कहते नहीं हमारा फैसला तो हुआ नहीं, तो 9 साल में नहीं हुआ, तो इधर 9 मिनटों में फैसले हो गए बड़े बड़े। ठीक हो गया। तो ये हमारी अदालतों को भी सोचना चाहिए कि देखिए फैसले फिर इंसाफ की फराहमी सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए करें, यकसर होनी चाहिए। और अगर आप इतने बर्क रफ्तार हैं फैसले देने में,
तो फिर सबको फैसले दें। ठीक है। अच्छा जी, सियासी गठजोड़ की बात की जा रही है, तो कल तो ये बताइएगा कि कल क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो अब तक की खबरें ज़राए ने दी हैं तो मरीम नवाज़ ने तो अभी तक बड़ी मतलब गर्मा गर्मी का मुजाहरा किया और काफ़ी गम व गुस्से का इजहार भी किया गया है कि जी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। अब ये बात कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि अगर नवाज शरीफ किसी जलसे में जा रहे हैं और वहाँ पर इस तरह का कोई भी स्कैम सामने आ जाए जो सोशल मीडिया की बाद में जीनत बन जाए, उस पर भी वो काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये फलाना फजलुर रहमान क्या करने जा रहे हैं? कल कोई ये जो इजलास बुलाया पार्टी का, ये ट्यूनिंग के लिए बुलाया गया है, ये इंतखाबी मुहिम के लिए बुलाया गया है, ये क्या करने के लिए बुलाया जा रहा है? मेरा ख्याल है कि पीडीएम को दोबारा इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक। क्योंकि अगर आप पीटीआई को उस तरह जिस तरह हम बात करें इजाज़त मिल जाती है इंतखाबात में जाने की, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि तमाम पार्टियों के लिए इलेक्शन एक मुश्किल इंतखाबी अमल साबित होगा। ठीक। क्योंकि अभी तक जो उनका प्लान था वो यही था कि पीटीआई मैदान में नहीं होगी, हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के सामने और वो एक मिल के एक हुकूमत बनाएंगे और जिसमें कोई उनको मुश्किल नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे जो इस्टेब्लिशमेंट का मूड भी नज़र आ रहा है, जिस किस्म की हुकूमती जो वुज़रा हैं उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की जा रही है, अगर पीटीआई आ जाती है मैदान में तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, इन सब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, इंतखाबात मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारे एक दफ़ा फिर जो 13 जमातों का इत्तेहाद था उस इत्तेहाद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर पीपल्स पार्टी क्योंकि एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ लेके खड़ी है। पीपल्स पार्टी एक तो 16 माह की जो कारकर्दगी है उससे पीपल्स पार्टी इनकारी है, बाद में डिस्कस ना कर लें, इनकारी है, वो क्रेडिट नहीं ले रही है इसका, ना लेने को तैयार नहीं है। इसी तरह जेयूआई है। अब मौलाना फजलुर रहमान जब अपने इलाके में गए हैं केपी के अंदर खुसूसन और बलोचिस्तान में, बिल्कुल उन्हें वहाँ पे अपनी पार्टी की जो हकीकत है वो पता चली है। मौलाना फजलुर रहमान के भी बहुत मसाइल है, लेकिन क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर अकेले मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, वहाँ से आप देखें कि बाप पार्टी वो भी इनकी अलाई होगी, वहाँ से अचकजई भी इनके अलाई होंगे, बजिंजो की पार्टी वो भी इनकी अलाई होगी, वहाँ पे और भी बहुत सारे, क्योंकि वहाँ सबने अपने इलेक्शन लड़ने ना, वहाँ पे तब मिलके काम तो कोई नहीं करना। उनमें से सिर्फ वाहिद मौलाना फजलुर रहमान है जो केपी के अंदर होंगे। दूसरा, इन लोगों को एक और सेटबैक जो आ रहा है खुसूसन बलोचिस्तान और केपी के अंदर, वो मौलाना और अचकजई साहब को, उसकी वजह है कि ये अफगान वोटों के ऊपर इनका बड़ा दारोमदार था। अब अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं उनको हम वापस भेज रहे हैं, ठीक हो गया। और इनके तो लिए वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक बन, हम किस तरह से पब्लिकली डील करेंगे। मोहसिन नकवी साहब की कुछ बात कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की आज मुलाकात भी हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों के हवाले से डिस्कशंस भी की हैं, जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बताया गया है कि हमारे पास इस क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और हम किस तरह से इलेक्शन जो हैं वो ऑन टाइम करवा सकते हैं। गो कि अभी तक तारीख उन्होंने दी नहीं है इलेक्शन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, लेकिन तैयारियाँ भरपूर की जा रही हैं। और मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह से आजकल खबरों की जीनत बने हुए हैं, किस तरह देखते हैं आप? ये जो इलेक्शन की तारीख है ना, ये तो समझ ले कि ये सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति। वो तो राजा साहब संभाल के बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं इल्ला माशाल्लाह। और मोहसिन नकवी साहब ने क्या बात करना थी और राजा सिकंदर साहब ने क्या बात करना थी कि 90 डेज में तो इलेक्शन हुए नहीं जी। दोनों ने आइन से इनहराफ किया, दोनों ने कानून से इनहराफ किया, तो दोनों को मुलाकात में शर्म आनी चाहिए आपस में कि हम वो लोग हैं जिन्होंने, देखिए आइन का बड़ा तकद्दस है जी, बिल्कुल आइन हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुकद्दस है। इसके हम हमारे बहुत से इदारों में, ईवानों में हल्फ लिए जाते हैं कि हम इसके वफादार रहेंगे। तो जो लोग आइन के वफादार नहीं रहते वो तो फिर उनकी हुब्बुल वतनी मशकूक हो जाती है। ठीक। तो ये वो लोग हैं जो महज इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। अब ये देखिए जो पिछली पार्लियामेंट थी शहबाज शरीफ साहब वाली, वो कैसे कैसे चांद चढ़ा के गई है। ठीक है कि इख्तियार ही उठा के इलेक्शन कमीशन को दे दिया है जी, जो मर्जी तुसी इलेक्शन करा लो, जो मर्जी ना हो ना कराओ, क्योंकि नून लीग का कोई उनको पूछ नहीं सकता। वो नून लीग का क्या जी, वो राजा सिकंदर साहब जाके लंदन में भी नवाज शरीफ से मिल आए थे, तो उन्हीं की सिफारिश पे वो लगे भी होंगे। ये तो बाद में बातें खुलती हैं ना कि कौन किसकी सिफारिश पे लगा होता है। लेकर आए बाहर से, अगर इलेक्शन हार गए तो फिर क्या होगा?
भाई इलेक्शन तो जीतना होगा अवामी ताकत से, जिसके पास अवामी ताकत होगी वही इलेक्शन जीतेगा। और इत्तला ये है कि उससे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, जिससे लोग कहते हैं कि नहीं हो रहे। ठीक हो गया, या वो मतलब बंद है। वो चलो आजम चौधरी साहब से तो मुलाकात हो सकती है जी, हमारी आ जाओ, पीसी आ जाओ, बैठ जाओ, आपसे हो सकती है। ठीक है, वो कोई बंदा सलाखों के पीछे है, उससे फिर मुज़ाकरात ज़ाहिर है वही होंगे। ठीक है। और अगर इलेक्शन के हवाले से बात की जा रही है तो फिर मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं? और अगर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनती तो आइन और कानून के मुताबिक फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? और लोग जो हैं क्या वो वोटिंग अमल का हिस्सा बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये सब जानते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन के हवाले से बात की जा रही है। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ तो कर दिया गया है, लेकिन इलेक्शन की तारीख देने से हम कासिर नजर आ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक तारीख तो अनाउंस नहीं की है। दूसरी जानिब पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 30 नवंबर तक मरदमशुमारी का रिजल्ट भी आ जाएगा। यही बात जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कही है। अगर रिजल्ट भी आ जाएगा तो तारीख कब अनाउंस की जाएगी? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी खामोश क्यों है? इंतखाबी अमल अगर स्टार्ट कर दिया गया है, मुहिम स्टार्ट कर दी गई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नज़र नहीं आ रही। IPP ने अपना एक जलसा किया ज़रूर है, लेकिन उस जलसे के क्या असरात मुरतब होंगे या वो इलेक्शन में किस तरह से आएंगे, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर बात की जा रही है इंतखाबी मुहिम के हवाले से, तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा आइन और कानून की बलादस्ती की बात करते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर इलेक्शन किए जाएंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर जो है वो नताइज काबिल कबूल नहीं होंगे और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका भी देना चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है तो फिर अब ये देखना होगा कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने मुखालिफिन से बात करने के लिए तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो फिर वो किस तरह से फ्लेक्सिबल होंगे, क्योंकि ज़रा ये ख़बरें भी दे रहे हैं कि काफ़ी हद तक तब्दीलियां जो हैं उनके रवैये में भी आई हैं। वो कैसी तब्दीलियां हैं अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं। आज़म चौधरी साहब, निगरान सेटअप तो नो डाउट मुलाकातें भी कर रहा है और मोहसिन नकवी साहब ने भी मुलाकात की है। निगरान हुकूमतें अपने तो काम कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन की तारीख अभी तक अनाउंस नहीं हो सकी है। और आज हमने देखा है कि किस तरह से जो मीटिंग हुई है जिसमें चारों सूबों के मेंबर्स भी शामिल थे, पंजाब काबीना के लोग भी शामिल थे, और जिस तरह से डिटेल और ब्रीफली जो है वो चीज़ों को डिस्कस किया गया है। 30 नवंबर को रिजल्ट भी आ रहा है मरदमशुमारी का, तो आप इलेक्शन कब देख रहे हैं? देखें, अगर हम इंतखाबात के हवाले से निगरान हुकूमतों के किरदार की बात करें तो मैं समझता हूँ कि इसमें निगरान हुकूमतों का कोई किरदार नहीं है। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन के 90 रोज़ में इनेकाद के हवाले से अदालत में केस गया तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अपना जो मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा जी इंतखाब करवाना हमारी ज़िम्मेदारी और हमारा इस्तेकाक है। ना सदर पाकिस्तान ने खाता लिखा, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये आया कि सदर पाकिस्तान भी इसकी तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है। साबिक जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो भी बार बार यही कहते रहे कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अब निगरान हुकूमतें जो है वो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही हैं, और इलेक्शन कमिश्नर ने आज फिर कहा है कि इंतखाबात करवाना हमारा काम है और मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात होंगे। हाँ, सवाल यहाँ पर यह पैदा होती है कि मुकर्रर मुद्दत कौन सी है? 90 रोज के अंदर तो इंतखाबात होना एक आईनी मुद्दत थी, वो तो गुजर चुकी, वो तो ऑलरेडी हम उसको वो तो गुजर चुकी। अब जो हम फेडरल जो वफाक के इलेक्शन है उसके हवाले से भी हम वो तारीखें गुजार रहे हैं और बड़ी तेजी से वो दिन खत्म होने वाले हैं। अब इंतखाबात के लिए 24 जनवरी की एक तारीख दी गई थी, तो मेरा ख्याल है कि वो भी 24 जनवरी को भी इंतखाबात होते हुए बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आज इंतखाबी इंतजामात के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात थी उसमें जो पोलिंग स्टेशन है पंजाब के वो डिस्कस हुए, कितने हसास हैं उनके हवाले से डिस्कशन हुई, इंतजामात के हवाले से डिस्कशन हुई। लेकिन जब तारीख की बारी आती है तो वहाँ पे वो कहते हैं जी मुकर्रर मुद्दत में होंगे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं सर्दी स्टार्ट होगी, सर्दी के बाद फिर रमजान आ जाएगा, फिर रमजान के बाद ईद आ जाएगी। कौम ये जानना चाह रही है कि वो मुकर्रर तारीख कौन सी है जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब देना चाह रहे हैं। भाई वो एक तारीख बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए। अब जो सियासी पार्टियां वो भी गोमगो की सूरत हाल है उनके सामने भी,
क्योंकि तारीख उनको भी नहीं पता। आप बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू और उनकी तकरीरें देखें तो वो कहते हैं कि सिर्फ एक पार्टी को पता है या सिर्फ एक लीडर को पता है कि इंतखाबात कब होने हैं। पीपल्स पार्टी को भी नहीं पता कि इंतखाबात की तारीख कौन सी है। उस पार्टी की स्पीड को देख के अंदाजा लगाना चाहिए कि इलेक्शन कब लेकिन अभी तक उस पार्टी की भी कोई इंतखाबी एक्टिविटी हमें नजर नहीं आई। ये तो कल अपनी पार्टी का उन्होंने सिर्फ इजलास बुलाया। पार्टियों की मीटिंग होना, इजलास होना या एक जलसा होना, उसका ये मतलब नहीं है कि वो इंतखाबी अमल में चले गए। इंतखाबी अमल आपको तब पता चलता है जब जो उम्मीदवार हैं उनका टिकट मिल जाए, उम्मीदवारों का तयन हो जाए, उसके बाद वो अपने हलकों में जाएं, कैंपेन का अमल शुरू करें। लेकिन अभी तक तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हमें तो कोई उम्मीदवार किसी हलके में लोगों के पास जाता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। तो लिहाजा कुछ अंदाजा नहीं है कि ऐसे टूल्स चेंज हो चुके हैं। अब लोग मोबाइल फोन भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब सोशल मीडिया के जरिए भी इंतखाब। लेकिन इंतखाबी अमल जो है ना वो सोशल मीडिया का मुहताज नहीं है। इसमें आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। और इंतखाबात एक वाहिद लोगों के पास एक मौका होता है कि वो अपने तमाम गिले शिकवे अपने उम्मीदवारों से करते हैं जो उन्होंने 5 साल गुजारे होते हैं उस हल्के के वोट लेकर। तो लोगों ने मैंडेट दिया होता है, वो उस दिन एहतसाब करते हैं जब उनके पास जाते हैं। वो पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अभी आप बात कर रहे थे कैदी नंबर 804 के हवाले से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से। नंबर बदल चुका है। अच्छा नहीं, ठीक है जी। हम प्रीवियस नंबर की बात कर रहे थे। 943 कैदी नंबर 943 जो है वो क्या सिचुएशन रखते हैं, क्योंकि ज़राइया खबरें दे रहे हैं कि काफ़ी हद तक अब रवैये में उनकी भी तब्दीली आई है, बल्कि अब उन्हें सियासत अब समझ में आना शुरू हुई है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी कोई चीज़ है कि जहां आपने अपने मुखालिफिन से बात भी करनी है, क्योंकि इससे पहले तो वो बात भी नहीं करना चाहते थे। जो आप समझते हैं कि ये ठीक रवैया था और अब उनका रवैया ठीक हो रहा है? अच्छा जी, अब मार्केट में 2 नए नजूमी आए हैं जी, एक फ़ैज़ा बुखारी और एक राना सनाउल्लाह जी। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि इलेक्शन कमीशन फ़लाँ डेट को तैयारियां कर लेगा फ़लाँ को, और फ़ैज़ा बुखारी साहब फरमाती हैं कि वो फ्लेक्सिबल हो गए हैं। हम तो आपसे सवाल पूछते हैं जनाब। इससे पहले वो ख्वाबों वाली सरकार थे मंजूर वसान और उससे पहले पीर बगाड़ा साहब बताया करते थे, बड़ा नजूम, वो तो उनकी डेथ हो गई। तो आजकल आप आ गए उनकी जगह। उसके बाद शेख रशीद साहब आ गए। तो इस तरह ये है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं हुए। तो फिर कैसे सिस्टम में आ सकते? किसी सियासी पार्टियों से वो सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें नहीं करेंगे, ना सियासी पार्टियों के लिए फ्लेक्सिबल हुए। भाई उनका मौक़िफ़ है, किसी और के लिए फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि मैं करप्शन के खिलाफ 26-27 साल लड़ता रहा, अब मैं करप्ट लोगों को कैसे गले लगा लूं। तो जब उन्होंने अपनी पार्टी, वैसे माजरत के साथ जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, जब उन्हें अपने लिए लोग चाहिए थे, तो फिर उन्हीं पार्टियों के करप्ट लोग तो वो अपने पास ले आए थे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो फिर कैसे ठीक हो गए? हो सकता है वो करप्ट ना हो। वैसे ये बड़ी अच्छी मंतक है, जो आपके पास आ जाए वो ठीक नहीं, खराब ना हो। हमारे पास या उसके पास नहीं, भाई उनका मौक़िफ़ है ना, वो पार्टी वाइज मौक़िफ़ है। वो एक बंदा आता है, वो बतौर पार्टी ट्रीट करते हैं, वो कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIFA, ANP, फलां पार्टी फलां पार्टी फलां पार्टी। वो कहते ये तो इनके खिलाफ मैं तकरीरें करता रहा हूँ, मैं इनके खिलाफ बयानियां बनाता रहा हूँ, लेकिन मैंने वर्कर इनके तोड़कर अपने बरलास साहब, अगर आपकी इस बात को हम थोड़ा सा सीरियस लें, इसका मतलब कि मुस्लिम लीग नून और PTI दोनों एक ही सोच के मालिक हैं, और दोनों की एक ही जमहूरी सोच और वायात। देखें अगर चेयरमैन PTI अंदर हुए हैं, आज देखें पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम PTI के बगैर इलेक्शन में जाना जो है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। अगर इनकी जगह पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी अंदर होते या मुस्लिम लीग नून के सरबराह अंदर होते और चेयरमैन PTI बाहर होते, तो क्या वो इनके लिए कहते हैं कि इनकी पार्टी को बाहर होना चाहिए, इंतखाबी अमल में होना चाहिए था? देखिए ये पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सोच का, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सोच का मुजाहरा कर रही है। भाई मैं पीपल्स पार्टी को, देखिए हम पीपल्स पार्टी से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो गैर आइनी गैर कानूनी काम 16 महीनों में किए हैं,
पीपल्स पार्टी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भाई फिर अगर इतनी ही सच्ची बातें हो रही हैं, फिर मानिए कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने भी जो वसीम अकरम पंजाब में रखा था, फिर गैर आईनी काम तो वहां पे भी हुआ। इलेक्शन की हद तक तो हम आवाज हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई उनके साथ इत्तेहाद में शामिल नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि भाई मैंने तो स्ट्रगल इसलिए नहीं, लेकिन मैं आजम साहब आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। इससे तो फिर ये जाहिर हो जाता है कि इस वक्त अगर जो सियासी वज़ादारी का या जो सही मानों में आइन और जमहूरियत का जो मुजाहरा कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, जो कह रही है इलेक्शन भी ऑन टाइम चाहिए हमें और तमाम लोगों को इकट्ठे लेकर साथ चलना है। वो ये भी नहीं कह रहे कि एक को स्किप कर दें और एक को साथ ले आएं। लेवल प्लेइंग फील्ड इसका मतलब है वो सही मानों में मांग रहे हैं फिर कि सबके लिए होनी चाहिए। तो फिर जो मोहतरम चेयरमैन तहरीके इंसाफ करते रहे हैं, जो उनका वसीम अकरम प्लस यहाँ पे करके गया है, फिर वो भी आवाम क्या भूल जाएगी? नहीं, अगर जितना जो इतना सख्त मौक़िफ़ जो बरला साहब जिसका इजहार कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि अगर इतना ही सख्त मौक़िफ़ होता तो पीटीआई के जो क़यादत है, 3 उनके लीडर, वो मौलाना फजलुर रहमान से ताज़ियत करने उनके घर न जाते जी। वो उनके घर गए और वहाँ पे उन्होंने ताज़ियत की और बाजमात उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के पीछे नमाज भी अदा की। इसका मतलब है कि लचक पाई जाती है, किसी हद तक लचक मौजूद है। अब आ जाते हैं पीपल्स पार्टी। देखिए, पीपल्स पार्टी 16 माह की कारकर्दगी के अंदर उनकी जो गलतियां कुताहियां वो अपनी जगह पे, उसका एहतसाब अवाम करेगी जब वो वोट लेने के लिए जाएंगे। लेकिन जो एक जमहूरी सोच का उन्होंने मुजाहरा किया है कि एक पार्टी जिसको इंतखाबी अमल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुस्लिम लीग नून पेश नजर आई है कि एक पार्टी को इंतखाबी अमल में शामिल ना होने दिया जाए, उसके लिए पीपल्स पार्टी आवाज़ उठा रही है कि उसको इंतखाबी अमल में होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई है, अगर इनको कोई अलायंस का मौका मिला तो मेरा ख्याल है ये अलायंस में जाएगी। वो और कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं मैं तो नहीं मान सकता जिनके खिलाफ मैंने नारे लगाए जाते हैं। ये देखें, वो उनका मौकफ है। मेरा मौकफ ये है कि पीटीआई को अगर पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद में जाना पड़ा तो पीटीआई शायद इस पर जरूर सोचेगी। ठीक है, और अगर पीटीआई के हवाले से बात की जा रही है, प्लान कुछ जराए ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने तो जेल में डिसाइड कर लिया है कि मैंने टिकट किस किस को देने अगर हम चले जाएंगे, और उसमें कुछ वकला भी काफी पुरुमीद नजर आ रहे हैं। कौन वकला हजरात भी पुरुमीद नजर आ रहे हैं। मैं आदम ये सच्ची खबरें हैं झूठी खबरें हैं, उस पे बात कर लूं। जी जी, मैं ये कहता हूं कि वो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो फिर कैसे मुमकिन होगा? इंतखाबात जीतने के बाद हुकूमती इत्तेहाद हो सकता है। तो वो क्या बाहर आने के लिए केले सोलो इंतखाबी इत्तेहाद और कैसे मुमकिन होगा? इंतखाब वो कहेंगे केले केले लड़ो, लेकिन थोड़ी एक दूसरे के साथ नरमी कर लेंगे। उसके बाद जब हुकूमतें बनाना होंगी फिर इत्तेहाद हो सकेगा, फिर वो इत्तेहाद कर लेंगे। टिकट तो ज्यादा वकला को देंगे जी। ये खबरें दुरुस्त हैं फिर जो ये सही है, ये वो वकला को ज्यादा टिकट देंगे। और जहाँ जहाँ से बंदे गए हैं, आपको पता है ये जो पीटीआई के लोग जो छोड़ के गए हैं, वहाँ लोगों ने जो पीटीआई के लोग थे उन्होंने देखा मंडिया ने, अच्छा। उन्होंने कहा हमारा रास्ता साफ हो गया, हमारे आगे ये खड़ा था बंदा फलाना, ये फर्क हबीब खड़ा था, ये फलां खड़ा था, ये फलां, और शुक्र है जी मगरों लत है, हम अब इलेक्शन लड़ेंगे। इसका मतलब है फिर आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एक और नालायकी का जिक्र कर रहे हैं कि वो अपने एक्चुअल वर्कर्स को साइड पे करके बाहर से लाइव लोगों को ज्यादा प्रमोट करते रहे। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अच्छे वर्कर थे या वो बुरे वर्कर थे। ये भी आपने खुद ही कहा है, मैं तो ये अज्यूम कर सकती हूं। इसका मतलब है बंदा मैंने खुद नहीं, मैंने खुद ये कहा कि बंदा पहचानने में गलती करता है वो इंसान। नो, किसी दी गल मेरे ते ना बुराओ। मैंने ये कहा है कि उन्होंने शुक्र अदा किया, मतलब पीटीआई में बंदों की कमी नहीं है। मेरा कहने का मकसद है कि आप एक बंदा हट जाए, दूसरा भी हट जाए, तो उनके पास कम से कम 10 लोग मौजूद हैं हर हल्के में जो टिकट लेने के लिए। अच्छा, यही बात मुस्लिम लीग नून पे भी लागू होती है। अब जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसके लोगों ने एक उम्मीद लगाई है कि हमें मुस्लिम लीग नून एडजस्टमेंट देगी। अब अगर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून फॉर एग्जांपल करती है, तो उनके बैकअप में 3-3, 4-4 उम्मीदवार है, वो कहाँ जाएंगे? तो लिहाजा ये जो आने वाले इंतखाबात है, ये आपको बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंतखाबात नजर आएंगे। उधर भी इख्तलाफ पड़ गया है। कैसा? वो तो बेचारे जलसा करने की कोशिश वो जलसे में क्या इख्तलाफ पड़ गया? ओहो, वो तरीन साहब का और अलीम खान का बड़ा इख्तलाफ पड़ गया। वो कैसे? वो तरीन साहब कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ ज्यादा बातें नहीं करनी, लोग जलसों में नहीं आएंगे, जबकि अलीम खान साहब कहते हैं कि अलीम खान साहब कहते हैं कि मैं तो वारी लाड़ी लानी, मैंने तो खिलाफ बातें करनी है। ठीक है, ये इख्तलाफ पड़ा हुआ है।
ठीक है। ओन चौधरी को जो नोटिस जारी किया वो अलीम खान ने किया, वो जहांगीर तरीन साहब उस पर भी माइंड किए बैठे हैं। उन्होंने कहा मेरा हेलीकॉप्टर देता बेशक, लेकिन जलसे में तो कल इकट्ठे थे वो जलसे में इकट्ठे थे ना, वो उनके जलसे में तो बड़ा करिश्मा हुआ जी। जी जी, एक ही बंदा 7 जगह खलोता है, सही, क्या जादू वही जलसा हुआ जी। तो एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं, क्या हो गया? मैं कहता हूँ 10 भी हो सकते हैं ऐसे जलसों में। उससे पहले एक रात पहले आजम चौधरी साहब मुझे एक जगह ले गए, तो वहाँ ये बात हो रही थी कि ये सोशल मीडिया की टीमों से डील हुई है कि जलसा कामयाब खाना है। अब उन्होंने एक की जगह 7-7 बंदे दिखा दिए, ठीक, एक ही बंदा, एक ही फायजा बुखारी है जी जी, उनके जलसे में 7 फायजा बुखारी नजर आएंगी, इसी हुलिये में नजर आएंगे। ये तो फिर मेरा जादू है ना कि मैं हर जगह नजर आ रही थी वहाँ पे। ये तो फिर मेरी पर्सनैलिटी का कमाल हुआ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जलसा होता तो वहाँ आपने कहना था भाई दौलत की देवी का करिश्मा, खोपिया से कहाँ से एक शक्ल के लोग इकट्ठे होकर आ गए। दौलत की देवी का करिश्मा। चले जी, फिर मान लेते हैं, लेकिन करिश्मा था, आप मान गए। अच्छा, बात करते हैं कुछ आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में। इंतखाबी मुहिम स्टार्ट हो चुकी हुई है, कल नवाज शरीफ भी एक्टिव हैं और मतलब तमाम तर लोग अपने अपने कामों में हैं, और वो एक हजरत जेल से भी एक्टिव हुए हुए हैं, ठीक है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। तो जरदारी साहब क्यों खामोश हैं? बल्कि कांटेक्ट करने की हमने भी थोड़ी सी कोशिश की तो पता चला मीडिया इंटरेक्शन नहीं कर रहे फिलहाल किसी से, ना इंटरव्यू देने की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो ऐसे मौके के ऊपर खुलकर सामने आती है, जैसे श्री रहमान साहिबा ने और फैसल करीम कुंडी साहब ने, सब ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काफ़ी बातें भी की हैं। तो जरदारी साहब नज़र नहीं आ रहे। जरदारी साहब की खामोशी बड़ी मानी खेज है। जरदारी साहब जब खामोश होते हैं ना किसी तूफान का पेश खैमा होते हैं। अब जरदारी साहब जब तक नहीं बोलते, जब तक सियासत में एक्टिव नहीं होते, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ तब तक इंतखाबी जो सियासत है वो शुरू नहीं होगी। ठीक, जरदारी साहब ने इन्वॉल्व होना है, जरदारी साहब जोड़ तोड़ करेंगे, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी से सिंध को छीनने की कोशिश की जा रही थी, जाहिर है उन्होंने सिंध को बचाना है। तो सिंध को बचाने के लिए जरदारी साहब फ्रंट फुट पे आएंगे, लेकिन अभी शायद वो खामोश हैं। उनकी पार्टी काम कर रही है कुछ चीज़ों के ऊपर, जिस तरह उनकी जो सेकंड लेयर है लीडरशिप की वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई जमहूरियत की बात कर रहे हैं, कोई पीटीआई को साथ मिलाने की बात कर रहे हैं, फिर आइन और कानून की बातें पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दी हैं, जो कि 16 माह अभी तक पढ़े लिखे बच्चे होने का मुजाहरा सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है। 16 माह खामोश रहे हैं आइन और कानून पे पीपल्स पार्टी। पता नहीं की मजबूरी सी, रजा रब्बानी साहब भी खामोश हो गए 16 महीने। अब पीपल्स पार्टी ने दोबारा आइन और कानून की बातें शुरू कर दी हैं और जमहूरियत की, जमहूरी रवायात की बातें शुरू की हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की खामोशी जो है ना, वो कोई ना कोई आप देखिएगा जिस दिन वो बोलेंगे कोई नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा यहाँ पे। और ये जो अभी मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जमातों का इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, ये जो इंतखाबी डायरेक्शन है ये उस वक्त सेट होनी है जब आसिफ अली जरदारी मैदान में आएंगे। ठीक है, और आसिफ अली जरदारी कब मैदान में आएंगे और उनके पेंडोरा बॉक्स में से क्या निकले, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक बात की जाती है सियासी मुबस्सिरीन की, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि आसिफ अली जरदारी की खामोशी के पीछे हमेशा एक तूफान होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बाद में बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब कुछ बात करते हैं मुसलमानों के किबला अव्वल के हवाले से। मस्जिद अक्सा जो कि पहले हमारा किबला अव्वल रहा, फिर उसके बाद ये किबला तब्दील कर दिया गया और खाना काबा की तरफ रुख करके हम सब नमाज पढ़ना शुरू हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में यहाँ एक मस्जिद भी कायम की गई, जिसे बाद में सलीबी जंगों के दौरान ईसाइयों ने उस पर कब्जा भी कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ज़माने में उन्होंने इसको बाजियाब भी करवाया और उसके बाद हमने देखा कि जब पहली जंग अजीम शुरू हुई थी 1914 में, तो वहाँ तुर्की ने बरतानिया के खिलाफ जर्मनी का साथ देने की बात की थी, जिसके नतीजे में बरतानिया ने रुख किया था अरब ममालिक की तरफ और उन्हें कांटेक्ट करने के बाद उनसे ये कहा गया था कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि मशरिक़ वुस्ता जो है वो खिलाफत उस्मानिया से पाक करके आपके हवाले कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ फिर यहूदियों से भी कांटेक्ट किया गया कि अगर आप हमारे साथ रब्ता रखते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम आपकी यहाँ पे आबादकारी करवा देंगे। और जिसके नतीजे में हमने देखा कि 1917 में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा आर्थर जेम्स
टाइम्स बिल 4 ने अपने वादे को पूरा किया और ऐलान किया कि फ़लस्तीन में किस तरह से यहूदियों की इबादतकारी करवाई जाएगी। 29 नवंबर 1947 को बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद भी मंजूर करवाएगी, जिसके नतीजे में ये देखा गया था कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसको यूटिलाइज करते हुए ये एक मुकाम जो है वो बैनुल अक़वामी सतह की नज़र में रहेगा, लेकिन इसकी वायलेशन की गई। और ये जो अगर बात की जाए इस पॉइंट के हवाले से तो ये तीनों मज़ाहिब के हवाले से काफ़ी मुक़द्दस जगह है और इसकी पहली वायलेशन जो है वो 1969 में किस तरह से एक यहूदी ने नजर आतिश करने की कोशिश की मस्जिद अक्सा को, तो वहाँ ये पहली हरकत थी और उसके बाद ये हरकत स्टार्ट हो जाती है और ये सिलसिला गाहे बगाहे जो है वो चलता रहता है। और किस तरह से इसराइल जो है वो गज़ा के ऊपर बमबारी कर रहा है। पहले अल हाली अस्पताल को अटैक किया गया था, ज़राइया खबरें दे रहे हैं कि अब अल कुद्स हॉस्पिटल को खाली करने की बात की जा रही है कि वहाँ पे भी अटैक किया जा सकता है। न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल पार्क है वहाँ पर आज एक अजीब चीज़ देखने को नजर आई, जहाँ पर यहूदी एक टीम है, एक तंजीम है जिन्होंने बाकायदा वहाँ पर आवाज़ उठाई है फ़लस्तीन के लोगों के लिए। बाकायदा वहाँ पर एक नगमा भी गुनगुनाया गया है और 28 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर गज़ा के साथ जो है वो सीज़ फायर के हवाले से करारदाद मंजूर की गई थी, लेकिन अब तक सीज़ फायर नहीं की गई है। अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं, अगर हम बात करते हैं आज़म चौधरी साहब गज़ा की सिचुएशन के हवाले से, ये तो तारीख का थोड़ा सा हवाला हमने दे दिया कि किस तरह से वहाँ पे वायलेशन स्टार्ट हुई थी और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। एक हॉस्पिटल पर अटैक किया गया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा में जब करारदाद मंजूर होगी कि हमने सीज़ फायर की तरफ बढ़ना है, क्यों नहीं हो रहा सीज़ फायर? देखिए फ़ायदा, जितने वहाँ पे मुजालम हो रहे हैं इसराइल की जानिब से, अब वो ढके छुपे नहीं हैं। अब तो हर किसी को पता है क्या कुछ हो चुका है, कितने फ़लस्तीनी वहाँ पे शहीद हो चुके हैं और कितनी तबाही वहाँ पे इसराइल मचा चुका है अब तक। असल में इशू ये है कि अब जो नेतन्याहू ने ताज़ा तरीन एक बात की, उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता का नक्शा तब्दील होने जा रहा है। दूसरी उसने ये बात की कि हम जितना आगे बढ़ चुके हैं हम वापस नहीं आ सकते। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जहाँ पे मशरिक़ वुस्ता का वो नक्शा तब्दील करने की बात करते हैं तो ये तमाम इर्द गिर्द जितने ममालिक बैठे हैं इनमें से अक्सरियत वो हैं जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हुए हैं और बाकी जो कुछ गिनती के 3-4 मुस्लिम ममालिक ऐसे रह गए थे जिनमें हम भी शामिल हैं जो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे थे। और जब इसराइल ने उनके लिए लॉबिंग शुरू की और जब ये तासर एक पाया जा रहा था कि शायद ये ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे, हमास ने हमला करके तमाम जितने मंसूबे थे इसराइल के वो तहस नहस कर दिए। अब जो इसराइली अमूर के माहिरीन हैं जिनमें ज़्यादा यहूदी हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं, उनके पॉलिटिशियन हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसराइल ने बहुत लंबी चौड़ी एक प्लानिंग तो की थी लेकिन इस चीज़ की तवक्को नहीं थी उन्हें कि हमास की जानब से ऐसा उनके साथ एक अटैक होगा कि जो उनकी तमाम तवक्कुआत और उनकी मनसूबाबंदी से हट कर होगा। अब इस सूरत हाल के अंदर उनके पास ना वापसी का कोई प्लान है ना आगे बढ़ने का कोई प्लान है और वो जो उस पर एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसको प्लानिंग करने के लिए और उस पर एग्जीक्यूट करने के लिए कई महीने दरकार है, ये दिनों की गेम नहीं है। अब इसराइल खुद इस सूरत हाल के अंदर फंस गया है। एक तरफ तो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है जिसपे पूरी दुनिया आपको खामोश तमाशाई के तौर पर नजर आ रही है और मगरबी दुनिया जो अमेरिका समेत मगरबी दुनिया वो तो सीधा सीधा वो इसराइल के साथ खड़े हैं ना, जबकि उन्हीं की अक़वाम आप उन्हीं ममालिक में देखें, आप लंदन में देखें, आप यूरोप में देखें, इतने इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं जिसके अंदर यह मुतालबा किया गया है कि फ़लस्तीनियों को, जो नेतृत्व फ़लस्तीनियों को वहां पे जुल्म सितम किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, उसके लिए आवाज उठाई जाए। ठीक है। लेकिन ह्यूमन राइट्स के जितने चैंपियन थे वो यहाँ पे आके उनकी जुबानें गुंग हो गई हैं। ह्यूमन राइट्स के चैंपियन की ज़ुबानें तो गुंग हो गई है, लेकिन आज कुछ हमने असेंबली के प्लेटफॉर्म पे देखा कि जहाँ पर हम देखते थे अल्लाह ताला से बात करने के लिए हमें पेपर की ज़रूरत थी, दुआ मांगने के लिए भी पेपर चाहिए था, तो वहाँ बाकायदा इसहाक़ साहब एक बाकायदा पेपर यूँ सामने रख के उससे देख कर वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, लेकिन उसमें उनके जज्बात शामिल नहीं थे। क्यों इतनी सरमोरी का मुजाहरा किया जा रहा है और फ़लस्तीनी बच्चों की जिस तरह की बातें शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया पे कि ये जंग सिर्फ हमारे तक नहीं है, आप क्या सिर्फ हमारे इज्तिमाई जनाजे पढ़ने के लिए रह गए हैं, क्या आप हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? और इस तरह से हॉस्पिटल्स पे अटैक करना, क्या कहेंगे आप? वो जो आपने इब्तदाई में बातें की, जंगे अजीम अव्वल का जिक्र भी किया और बातें भी की, लेकिन आपने जो सबसे बड़ा साजिशी किरदार था लांसा फरेबिया, उसका जिक्र नहीं किया। जी जी। उसके तस्करे के बगैर ये साजिश कंप्लीट ही नहीं होती। जी जी, ज़रूर ज़रूर आप ठीक है जी। तो वो साजिश जो हुई
उसके बाद आप देखें एक ब्लैक सितंबर भी है इस फ़लस्तीन की तारीख में, जो हमारे मुल्क के दो शख्सियात वहाँ गई और उन्होंने 25 से 30 हज़ार फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को मारा, शहीद किया। तो फ़लस्तीनियों को बड़ा उस वक़्त गुस्सा आया, वो बेचारे उसको ब्लैक सितंबर कहते थे। ये जो आप यूएन से उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं, देखिए यूएन जो है मैं समझता हूँ कि एक प्लेटफार्म है बदमाशों के लिए, जो रातों रात ईस्ट तैमूर बना देता है, साउथ सूडान बना देता है, लेकिन आपके मसले हल नहीं होते, ना कश्मीर का, ना फ़लस्तीन का, ना बर्मा में मुसलमानों का। हत्ता के इसी अक़वाम मुत्तहिदा के छतरी तले 1995 में बोस्निया में 50,000 मुसलमानों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो वो सब कुछ अमन मिशन के तहत हुआ। तो ये जो आज़म चौधरी साहब सही फरमा रहे हैं कि वो अदारे सो गए इंसानी को, ठीक हो गया, सो नहीं गए, बढ़ गए हैं, ठीक हो गया। हमें इसके ऊपर कोई सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। और ये जो इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं, इसहाक डार साहब को सोचना चाहिए कि ये जो लिखी हुई तकरीरें पढ़ते हैं, काश वो हदीस भी पढ़ लें जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, अगर किसी एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म दर्द में मुब्तला हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये नहीं इन्होंने पढ़ा। ठीक है, वक्त मुख्तसर, आप कुछ आगे बढ़ते हैं माजरत के साथ, हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि बस इनखला का वक्त भी शुरू हुआ चाहता है और अब इख्वान मुहाजिरीन को भी वापस जाना है, निगरान सेटअप ने वापस भेजना है। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो हमारे जो निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला हैं सरफराज भुट्टी साहब, उनके मुताबिक 17 लाख जो है वो अफ़गान जो हैं वो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। फिगर बहुत बड़ा है, अब तक सिर्फ 95,000 के करीब लोग जो हैं वो यहाँ से गए हैं। इतनी जल्दी वापस जाना कैसे मुमकिन होगा? अच्छा, ये जो हमारे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 31 लाख इस वक्त रजिस्टर्ड अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसमें 17 लाख वो हैं जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं है, पाकिस्तान में रुकने के कोई जवाज़ नहीं है उनके पास, जिनको फौरी तौर पर वापस जाना है। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 महीने का वक्त दिया था, अक्टूबर का महीना, जो कि कल वो वक्त मुकम्मल होने जा रहा है। कल रात 12 बजे वो मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जो अफ़गानियों के कारोबार हैं, उनकी जायदादें हैं, उनको सरकारी तहवील में ले लिया जाएगा और इनकी गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि ये 1 महीने का वक्त बहुत थोड़ा था। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे बिजनेस भी शुरू किए हैं, उनके बच्चे भी तालीमी इदारों में जा रहे हैं, उनकी जायदादें हैं, उनके घर हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, ताकि मेरा ख्याल है मजीद टाइम दिया जाएगा। 2017 में भी इस दफ़ा एक ऐसी ही एक कैंपेन शुरू हुई थी कि अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं उनको वापस भेजा जाए। ठीक है, वो 3-4 माह तक वो एक कैंपेन जारी रही, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग चले गए, कुछ नहीं गए। अभी इस वक्त अफगानिस्तान में जो लोग हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास दस्तावेजात नहीं है, जो पिछले साल 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान आए हैं। अफगान जब तालिबान की हुकूमत बनी तो उधर से परेशान होके आए थे। अब वो लोग इस चीज पे परेशान है कि अगर हम इस सूरत हाल में वापस जाते हैं तो क्या अफगान हुकूमत हमें बर्दाश्त करेगी? दूसरा, हमारी हुकूमत को इनको वापस भेजने के लिए बहुत ज्यादा इंतजामात की जरूरत है, जिसमें माली वसाइल की जरूरत भी है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, और उनको वापस भिजवाने के लिए एक वक्त दरकार है। मेरा ख्याल है इस तारीख के अंदर कर दिया जाएगा, एक्सटेंशन की जाएगी। मज़हर बिलाल साहब, यहाँ से क्योंकि जाहिर सी बात है अपने इनखला करवाना है और प्रॉपर वे से करवाना है, वो कि इतनी जल्दी कैसे मुमकिन होगा? आपके समझते एक्सटेंशन दी जाएगी? एंड सेकेंडली, जो यहाँ से इनखला करके जाएंगे वहाँ गवर्नमेंट के पास पे आगे इतनी सहूलियात तो होनी चाहिए ना उनको फैसिलिटेट करने के लिए, तो आप इस सारे प्रोसेस को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया चौधरी साहब ने कि ये डेट बढ़ानी चाहिए, और मेरा ख्याल है बढ़ा दी जाएगी, इसलिए कि देखिए मौसम की शिद्दत शुरू हो गई है। अब सर्दी का मौसम होगा, अफगानिस्तान में तो बर्फबारी होगी। तो ये पिछले दिनों भी हमने इसी प्रोग्राम में बात की थी कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि अफगान हुकूमत से बात करे कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। आपके ये देखिए 31 लाख अगर रजिस्टर्ड लोग हैं तो 31 लाख को रखना कहाँ है? तो ये तो अगली हुकूमत को चाहिए बंदोबस्त करे। इधर एक बारात आनी होती है किसी गांव में तो वो मंजियाँ इकट्ठियाँ करते रहते हैं कि यार वो मेहमान आने या संभालने हैं। तो एक बारात के लिए अगर ये किया जाता है तो ये 31 लाख लोग हैं, 31 लाख लोगों को संभालने के लिए उनका बंदोबस्त करना है। क्या इन्होंने खैमों में रहना है, कहाँ रहना है? तो मेरा ख्याल है
कि ये दोनों हुकूमतों को भी आपस में रब्ता करना चाहिए और कम से कम 31 दिसंबर तक डेट बढ़ा देनी अच्छा, 2017 का मेंशन किया था आजम साहब ने कि उस दौरान भी हमने देखा था किस तरह के इनखला का अमल शुरू हुआ था, तो क्या अब की दफ़ा पे ये प्रॉपरली इनखला हो जाएगा या फिर वैसे ही किस्तों में चीज़ चलेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी तो खैर मुद्दत बढ़नी चाहिए, इनखला तो शायद पूरी तरह पे ना हो पाए, लेकिन ये एक ऑपरेशन होने जा रहा है। मगर हमारी ये तजवीज़ है ऑपरेशन करने वालों से भी कि जनाब इनको वक्त दें। 1 महीना तो बहुत कम है, 1 महीने में तो लोग किराए का घर नहीं मिल सकता एक शहर में, तो ये तो दूसरे मुल्क में जाना है, तीसरी नस्ल उनकी यहाँ हो गई है। ठीक है, तो एक प्रॉपर वक्त रिक्वायर होगा, तो बर्बाद हो गए। एग्जैक्टली, ये कैसे मुमकिन होगा और इस हवाले से देखना होगा कि हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी। अगर हिकमत अमली के हवाले से बात की जा रही है तो फिर आगे भी रिसोर्सेज जो हैं वो भी देखने पड़ेंगे कि क्या अफगान हब जो है वो अपने मुहाजिरीन को अपने पास रख सकेगी, नहीं रख सकेगी। लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी बात लाजमी करना चाहूँगी कि इंतहाई मशहूर मजहबी स्कॉलर तारिक जमील साहब के साहबजादे का इंतकाल हुआ और जिस तरह से सोशल मीडिया पर रेटिंग हासिल करने के लिए तरह तरह के रूमर्स फैलाए गए, तो खुदारा अगर आप गम की घड़ी में उस सोगवार ख़ानदान के लिए अगर दुआ नहीं कर सकते तो अपनी रेटिंग के सिलसिले को छोड़िए और मनगढ़ंत कहानियों को यहीं पर रोकिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरे पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।